अध्याय 1। घटनाएं। 15 अगस्त 1947 को शासकीय रूप से अलग होने के साथ ही ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और साथ ही भारत विभाजित और पाकिस्तान स्वतंत्र प्रभुसत्ता यानी कि डोमिनियन का आकार लेते हुए दो देश स्थापित हो गए। अगणित हिंसा, मौत, लूटपाट, बलात्कार सहित अन्य सामानों के साथ बड़े पैमाने पर आबादी का पलायन हुआ। शरणार्थियों और विशेष रूप से हिंदुओं की पीड़ा का एक असह्य दृश्य प्रस्तुत हुआ। दूसरी तरफ भारत में गांधी जी की हर कार्रवाई मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी थी। राज्यों का एकीकरण हो रहा था। हैदराबाद के निजाम को शांत करने के सारे प्रयत्न विफल हो रहे थे और कश्मीर हमले के साये में था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। भारत से अलग होने के समय पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए की नकद शेष राशि का भुगतान पाकिस्तान के साथ चर्चा और बातचीत के मुख्य मुद्दों में से एक था। यह मामला अनिवार्य रूप से कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से जुड़ गया था। 12 जनवरी 1948 को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल द्वारा दिए गए बयान में भारत के मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा, समझौते के कार्यान्वयन को स्थगित करके कश्मीर के प्रति आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सावधानी बरतने में हम पूरी तरह से न्याय संगत थे। समझौते में भुगतान के लिए भारत सरकार को किसी निश्चित तिथि की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की ओर से नकदी के शेष के हमारे भुगतान पर जोर देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कश्मीर मामला हल नहीं हो जाता तब तक हम किसी भी भुगतान के लिए सहमत नहीं होंगे। परिणामतः सरदार वल्लभ भाई पटेल से कश्मीर मामले का समाधान होने तक पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए के भुगतान को रोकने की मांग की गई थी। आग बुझाने के दो तरीके हैं। एक है उस पर पानी फेंकना और दूसरा पदार्थों की आपूर्ति काट देना या खत्म कर देना, जिससे आग जलाए रखने में सहायता मिल रही है। हमारी सेना कश्मीर में आक्रमणकारियों को रोकने और उन्हें बाहर खदेड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। भारत सरकार द्वारा वित्तीय लेन देन के मामले में यानी कि भुगतान को रोके रखना रणनीति का ये युद्ध महत्वपूर्ण था, वरना संभव है कि ये लेन देन आग में घी का काम करता। इन परिस्थितियों में भारत सरकार का 55 करोड़ रुपए के भुगतान को कश्मीर मामला सुलझाए जाने तक रोककर रखने का निर्णय निश्चित ही सराहनीय था। वो मानव हत्याएं तुरंत रोकने और शांति स्थापित करने का एक अक्लमंद और विवेकशील समाधान था। 2 दशक बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ बचाव के लिए लाहौर तक मार्च किया था। यह मार्च तात्कालिक प्रधानमंत्री शास्त्री जी के नेतृत्व में हुआ था। वो सामयिक भी था और प्रशंसनीय भी। जीवन के उन व्यस्त दिनों में गांधी जी दिल्ली शहर में थे। जो लोग भारत सरकार के उच्च पदों पर आसीन होते थे वे गांधी जी से मिलते थे और व्यापार व राजनीति के बारे में चर्चा करते थे। गांधी जी को सरकार का पाकिस्तान को 55 करोड़ का भुगतान देने पर रोक लगाने का फैसला मंजूर नहीं था। गांधी जी मानते थे कि इस तरह से हम पाकिस्तान का ध्यान भटकाकर उन्हें हिंसा की ओर धकेल रहे हैं। 12 जनवरी 1948 को गांधी जी ने धमकी दी थी कि भारत सरकार जब तक अपना फैसला रद्द करके पाकिस्तान को पैसे का भुगतान नहीं करती वे भूख हड़ताल करेंगे। इस बात का प्रमाण 12 जनवरी 1948 को गांधी जी द्वारा दिया गया प्रवचन, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए राजी करने का प्रयास किया था, से मिल सकता है। उन्होंने कहा था, अहिंसा के उपासक के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब उसे समाज में हो रहे अन्याय का विरोध व्यक्त करने के लिए भूख हड़ताल करने को बाध्य किया जाता है, क्योंकि अहिंसा का उपासक होने के नाते
उसके लिए कोई और रास्ता खुला नहीं होता। और ऐसा ही एक विकट क्षण मेरे जीवन में आ गया है। निश्चित ही सरदार पटेल की दृढ़ता ने गांधी जी को निराशा के ऐसे शब्दों का उच्चारण करने को बाध्य किया होगा। दूसरी तरफ सरदार पटेल को गांधी जी के भूख हड़ताल पर जाने का संकल्प पसंद नहीं आया। प्रस्तुत पुस्तक में मौलाना आजाद के इन्हीं शब्दों का उल्लेख है। सरदार पटेल दिल्ली से चले गए। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपना उपवास शुरू किया। गांधी जी के अनशन का आखिरी परिणाम यह हुआ कि 17 जनवरी के आसपास सरकार ने हार मान ली और सरदार से लेकर कश्मीर तक की नीति को समाप्त करते हुए पाकिस्तान को पैसा देने को तैयार हो गई। भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की 17 जनवरी 1948 को या उसके आसपास, जो इस प्रकार है। गांधी जी द्वारा राष्ट्र से किए गए अनुरोध को देखते हुए सरकार ने दोनों राज्यों यानी देशों के बीच संदेह और घर्षण के एकमात्र कारण को दूर करने के लिए तथा राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हित की रक्षा करने हेतु सरकार के अधीन शक्ति का उपयोग किया है। और भारत सरकार के इस स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन में यह आशा छिपी है कि ये देश में सद्भावना का वातावरण पैदा करने में मदद करेगा, जिसके लिए गांधी जी शरीर को उपवास की सूली पर चढ़ा रहे हैं। और इस तरह सरकार राष्ट्र के इस महान सेवक को अपना उपवास समाप्त करने की ओर अग्रसर कर रही है, ताकि यह सेवक भारत के प्रति अपनी बेजोड़ सेवाओं में और बढ़ोतरी कर सकें और मार्गदर्शन करते रहें। सरकार ने बकाया भुगतान हेतु पाकिस्तान के साथ हुए वित्तीय समझौते को तुरंत लागू करने का फैसला किया है। भारत सरकार की ओर से हर तरह की उदारता और सद्भावना प्रदर्शन के बावजूद भारत से विभाजित पाकिस्तानी दिल नरम नहीं हुआ और कश्मीर समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने हिंदू राष्ट्र नाम से एक डायरी छपवाई, जो एक तरीके से नए परिधान में एक पुरानी अग्रणी पत्रिका थी। 15 अगस्त 1947 के पहले से ही भारत की धरती पर सांप्रदायिकता के सिद्धांत पर आधारित मुस्लिम राज्य के निर्माण के भविष्य सूचक संकेत हर दिन दिखाई पड़ रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, इस समाचार पत्र के संपादक अधिकाधिक तीक्ष्ण और आलोचनात्मक होते जा रहे थे। यहां तक कि 3-3 हजार रुपए की 2 जमानत राशियों के नुकसान को भी झेलना पड़ा। ये सब कुछ सरकार के आदेश पर हुआ था। 12 जनवरी 1948 को टिकर पर यह समाचार देखकर कि गांधी जी भूख हड़ताल शुरू करेंगे, नाथूराम गोडसे को ये स्पष्ट हो गया कि उनका भूख हड़ताल करना सरकार पर 55 करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगाने के निर्णय को पलटने के लिए दबाव डालने का प्रयास है। इस समय तक गोडसे की गांधी जी के प्रति कड़वी भावनाएं और गांधी जी की अनवरत हिंदू विरोधी भूमिका अपने चरमोत्कर्ष पर थीं। जैसे ही गोडसे ने गांधी जी के उपवास की खबर टिकर पर पड़ी होगी, नाथूराम ने सोचा होगा कि चाहे कोई और योजना या कार्य कुछ समय के लिए छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने का कार्यभार संभालना पड़ेगा कि गांधी जी सरकार के किसी जनतांत्रिक कार्य में हस्तक्षेप न करें। इसीलिए अपना सब कुछ जोखिम में डालकर गांधी जी के वध का कार्य पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि अब नाथूराम के लिए गांधी जी राष्ट्र के लिए जीने मरने जैसी समस्या थे। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की दोपहर की प्रार्थना सभा के स्थल के निकट ही बम धमाका हुआ। मदन लाल पाहवा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो देश विभाजन के पीड़ितों में से एक था। पुलिस को जानकारी मिली कि उस साजिश में मदन लाल के और भी साथी थे, जो योजना के विफल होते ही भाग खड़े हुए। परिणामतः सरकार ने कासा बिड़ला हाउस में पुलिस बल और सुरक्षा उपाय तेज कर दिए।
पुलिस ने पूरे भारत में मदनलाल के साथियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। हालांकि अगले 10 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और वो किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। पूरी प्रक्रिया निष्फल रही और फिर 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे जब गांधी जी साजो सामान और जत्थे के साथ बिड़ला हाउस के मैदान में प्रार्थना सभा में पहुंचने ही वाले थे कि नाथूराम विनायक गोडसे ने सामने से बिंदु रक्त सीमा से 3 गोलियां चलाईं। गांधी जी ने स्वाभाविक रूप से धीरे से आह भरी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। वे तकरीबन 20 मिनट तक बेहोश रहे और फिर अंतिम सांस ली। गोलियां चलाने के बाद नाथूराम ने हाथ में बंदूक थामे हाथ ऊपर ही रखा और पुलिस को बुला लिया। गोडसे ने पुलिस अधिकारियों के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम गोडसे को शुरू से ही मालूम था कि गांधी जी के वध के बाद तत्कालीन राजनीतिक शक्तियां उन्हें हर प्रकार के विशेषणों से संबोधित करेंगी, जैसे कट्टर, उन्मत्त, पागल आदि। इसलिए गोडसे आधिकारिक तौर पर जांच संबंधित अधिकारियों से ये सत्यापित करवाना चाहते थे कि उन्होंने पूरे होशो हवास में गांधी जी को मारा है और वे किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं थे, न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से, और ये कि उनकी मानसिक स्थिति किसी भी तरह के मानसिक विकार या बीमारी की किसी भी परिभाषा के सांचे में नहीं बैठती थी। गांधी जी के वध के बाद गोडसे की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जांच के लिए लाए गए डॉक्टर से नाथूराम द्वारा किया गया अनुरोध था, डॉक्टर कृपया मेरी पूरी जांच करें कि मेरी नाड़ी और मेरा हृदय सामान्य गति से कार्य कर रहा है या नहीं, और सावधानी पूर्वक पंजीकरण करें। डॉक्टर ने ऐसा ही किया और बताया कि उनका हृदय और उनकी नब्ज सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे। अपने आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी के बाद नाथूराम तुगलक रोड पुलिस स्टेशन की एक कोठरी में कुछ समय के लिए हिरासत में रहे और बाद में उन्हें संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन की हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों के साथ कुछ अन्य लोग भी उनसे मिलने गए। नाथूराम कोठरी में आगे पीछे इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन कभी कभी वे सलाखों के करीब होते थे। सलाखों के पास रुके एक व्यक्ति को अपनी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए देखा तो गोडसे ने कहा, मुझे लगता है आप श्री देवदास गांधी हैं, है ना? हाँ, पर तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्या आपका ये व्यक्तिगत प्रश्न है? शायद आपको किसी अशिक्षित, घृणित रूप वाले और रक्त रंजित राक्षस जैसे रूप वाले मनुष्य की अपेक्षा थी। नाथूराम के कोमल किंतु स्पष्ट शब्द और उनका संयम श्री देवदास गांधी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। हम हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले हैं। आप वहां हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक होने के नाते आए थे और मैं हिंदू राष्ट्र अखबार का संपादक नाथूराम विनायक गोडसे हूं। मैं भी वहां मौजूद था। आज आपने अपने पिता को खोया है और उस त्रासदी का कारण मैं हूं। मुझे खेद है कि मेरे कारण आपको और आपके परिवार को नुकसान हुआ है। उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन विश्वास कीजिए, ये कृत्य मैंने किसी व्यक्तिगत घृणा, किसी आक्रोश या आपके प्रति किसी गलत इरादे से प्रेरित होकर नहीं किया। वो आदमी जिसके हाथों पर किसी के खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं थे, और वो व्यक्ति इस तरह से शांत और संतुलित तरीके से बात कर रहा था जैसे कोई तीसरा दर्शक व्यक्ति या पक्ष बोल सकता है। श्री देवदास गांधी की जिज्ञासा और भी बढ़ी। अगर वो अपने पिता के हत्यारे के प्रति तीव्र घृणा महसूस करता तो भी वो सामान्य सी बात होती। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस समय देवदास गांधी ने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं होने दी। अपने पिता की मृत्यु के लिए व्यक्तिगत दुख को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रखते हुए उन्होंने गोडसे से पूछा, नाथूराम, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? नाथूराम ने जवाब दिया, कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक है और केवल राजनीतिक है।
क्या आप आधे घंटे या उससे कम समय के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? कृपया अधिकारी से अनुमति लें। संपादक होने के नाते आप जल्द ही सारी पृष्ठभूमि समझ जाएंगे। पर पुलिस ने और देर तक बात नहीं होने दी।